नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे चीन। कहा, शी जिनपिंग के साथ वार्ता में यूक्रेन युद्ध, व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र और अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा का भी बीजिंग दौरा। संघ ने यूक्रेन पर चीन के शांति प्रस्ताव को किया खारिज। यूक्रेन युद्ध के बाद रिश्तों में आई कड़वाहट के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ पर बरसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा, अगर अमेरिका ने 2014 में यूक्रेन को नहीं दिया होता समर्थन तो न आती ऐसी नौबत। क्रेमलिन समारोह में पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के राजदूतों की निंदा की। अपने ऊपर 34 आरोप लगाए जाने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभियोजक एल्विन ब्रैग पर बोला हमला। कहा, बिना सबूतों के चुनावी राजनीति का बनाया गया शिकार। ट्रंप ने सभी आरोपों को किया खारिज। रमजान के बीच यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली पुलिस और फलस्तीनियों के बीच हुई जमकर झड़प। 14 लोग घायल, 350 लोग हिरासत में। घटना के बाद गाजा की ओर से दागे गए रॉकेट। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने किया हवाई हमला। अब तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र की महिला कर्मचारियों के अफगानिस्तान करने पर लगाई रोक। संयुक्त राष्ट्र ने की कड़ी निंदा। कहा, प्रतिबंध अस्वीकार्य और स्पष्ट रूप से अकल्पनीय। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर इमैनुअल मैक्रॉन 5 से 7 अप्रैल तक चीन की राजकीय यात्रा पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। यूरोपीय एकता को प्रदर्शित करने के लिए मैक्रॉन ने वान डेर लेयन को भी यात्रा पर आमंत्रित किया। मैक्रॉन ने कहा कि वो अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यूरोप चीन द्वारा रूस को हथियार प्रदान करना स्वीकार नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रॉन की यह तीसरी चीन यात्रा है और अपने दूसरे कार्यकाल का यह पहला चीन दौरा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नई धुर दक्षिणपंथी सरकार के पिछले साल सत्ता संभालने के बाद क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इजरायली पुलिस ने बुधवार सुबह यरूशलेम शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया और इसके बाद फलस्तीनी युवकों ने ग्रेनेड दागे। हिंसा की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। अल अक्सा मस्जिद एक संवेदनशील पहाड़ी पर स्थित है जो यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र स्थान है। इजरायली पुलिस ने बुधवार सुबह पुराने यरूशलेम शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया, जिसके बाद फिलिस्तीनी युवकों ने ग्रेनेड दागे। दोनों तरफ से जमकर हुई झड़प में कम से कम 14 लोग घायल हो गए। झड़प के बाद पुलिस ने करीब 350 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिंसा की ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब मुसलमान पवित्र महीना रमजान मना रहे हैं। वहीं यहूदी सप्ताह भर चलने वाले पासोवर त्योहार की तैयारियों में लगे हैं। इन घटनाओं से दोनों पक्षों के बीच टकराव के और तेज होने की आशंका पैदा हो गई है। झड़प को लेकर पुलिस और फिलिस्तीनियों के अपने अपने दावे हैं। फिलिस्तीनियों का कहना है कि जब वो सुबह के समय इबादत में व्यस्त थे तभी इजरायली सुरक्षा बल मस्जिद में घुस गए और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी पटाखों, डंडों और पत्थरों से लैस थे तथा वे कानून का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई की।
पुलिस ने कहा कि युवकों ने भड़काऊ नारे लगाए और मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया, तो अंदर से उन पर हमला बोल दिया गया। इजरायली पुलिस ने हम पर अंदर हमला किया। उन्होंने अंदर सभी पर हमला किया। मस्जिद की खिड़कियां टूट गई हैं। मैं प्रार्थना कर रही थी और कुर्सी पर बैठकर कुरान पढ़ रही थी। इजरायली पुलिस ने स्टन ग्रेनेड फेंके। उनमें से एक ने मेरी छाती पर हमला किया। अब मेरा परिवार मुझे देखकर डर महसूस करेगा। अल अक्सा मस्जिद में हुई झड़प के बाद गाजा और दूसरे हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए और फिलिस्तीन की ओर से इजराइल पर 9 रॉकेट दागे। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हवाई हमले किए। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा की तरफ से दागे गए कुछ रॉकेट को मार गिराया गया, जबकि कुछ रॉकेट खुले मैदान में गिरे। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा में लड़ाकू विमानों से कई हमले किए। इस दौरान ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजरायली सेना का मानना है कि यह आतंकी संगठन हमास की तरफ से किया गया है। 2 साल पहले भी इजराइल और हमास के बीच इसी तरह की झड़पें हुई थी और उसके बाद 11 दिनों तक युद्ध चला था। सऊदी अरब और जॉर्डन समेत दूसरे मुस्लिम देशों ने हमले की कड़ी निंदा की है। अल अक्सा मस्जिद एक पहाड़ी पर स्थित है जो यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र स्थान है। अल अक्सा इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और रमजान के दौरान श्रद्धालुओं की यहाँ काफी भीड़ रहती है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटने के बाद तालिबानी शासकों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है। अब तालिबान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की महिला कर्मचारियों को अफगानिस्तान में सार्वजनिक स्थल पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबानी फरमान के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अपनी महिला कर्मचारियों पर लगी पाबंदी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने तालिबानी सरकार के इस कदम पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रतिबंध स्वीकार्य नहीं है और स्पष्ट रूप से अकल्पनीय है। हम अभी इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि इससे हमारा काम कितना ज्यादा प्रभावित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही काबुल में अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को तालिबानियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से बताया गया कि प्रतिबंध पूरे देश में लागू है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के करीब 3,900 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 3,300 अफगानी हैं और 600 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी हैं। इनमें 600 अफगानी महिलाएं और 200 दूसरे देशों की महिलाएं कार्यरत हैं। राजनयिक संबंधों की बहाली को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और उनके ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर बदोलियान गुरुवार को बीजिंग में मुलाकात करेंगे। चीन की मध्यस्थता में पिछले दिनों ईरान और सऊदी अरब 2 महीने के भीतर राजनयिक संबंध बहाल करने पर और एक दूसरे देशों में दूतावास खोलने पर सहमत हो गए थे। सऊदी अरब और ईरान 2 महीने के भीतर एक दूसरे देशों के बीच दूतावास खोलने, दोनों राज्यों ने राष्ट्रों की संप्रभुता के लिए उनके सम्मान और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया है और इसमें तय हुआ है कि आगे की रणनीति तय करने से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे। इसी के तहत यह मुलाकात हो रही है। उधर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक बार फिर से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश शुरू हो गई है। यही कारण है कि ईरान ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत नियुक्त किया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मंगलवार को 2016 के बाद संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया के। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है।
स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाए आत्मनिर्भर भारत। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। पश्चिमी देशों द्वारा लगातार यूक्रेन को दिए जा रहे समर्थन पर नाराज रूस ने अमेरिका और यूनाइटेड यूनियन को यूरोपियन यूनियन पर करारा हमला बोला है। रूस ने कहा है कि अमेरिका ने 2014 में यूक्रेन का समर्थन नहीं किया होता तो युद्ध की नौबत न आती। पुतिन ने गैस पाइपलाइन विस्फोट की जांच के लिए स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग की है। वहीं दूसरी ओर नाटो ने कहा है कि रूस क्या कर रहा है इस पर हमारी गहरी नजर होनी चाहिए। और इस सबके बीच पोलैंड यात्रा पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। एक तरफ ईयू के अध्यक्ष फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ चीन से रूस को समझाने का दबाव बना रही हैं, तो दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय आयोग को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि संघ ने रूस के साथ भू राजनीतिक टकराव का खेल शुरू किया और संबंधों को निचले स्तर तक ले गया। क्रेमलिन में आयोजित एक समारोह में ईयू के राजदूत के सामने पुतिन ने कहा कि इन हालात के बावजूद रूस हर देश के साथ रचनात्मक साझेदारी के लिए तैयार है और दुनिया में जटिल स्थिति के बावजूद रूस खुद को अलग थलग नहीं करेगा। उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच ताजा स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर उसने 2014 में यूक्रेन का समर्थन नहीं किया होता तो आज ये नौबत न आती। साथ ही उन्होंने डेनमार्क से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोट की जांच के लिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के रूस के प्रस्ताव का समर्थन करने का भी आग्रह किया। यहाँ यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के वर्तमान प्रमुख शायद इस राय को साझा करते हैं कि हाल के वर्षों में ब्लॉक और रूस के बीच संबंध बहुत खराब हो गए हैं। हमें बहुत अफसोस है। उधर ब्रसल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की दूसरे दिन भी बैठक हुई। नाटो प्रमुख ने कहा कि बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती की रूस की घोषणा से पता चलता है कि रूस चीन का संयुक्त बयान कितना खोखला वादा है। उन्होंने कहा कि रूस क्या कर रहा है इस पर हमारी गहरी नजर होनी चाहिए। हालांकि स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो को अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि रूस पुतिन की घोषणा का पालन कर रहा है। इस दौरान नाटो के विदेश मंत्रियों ने इंडो पैसिफिक भागीदारों के साथ भी बैठक की। बैठक में जापान और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री, दक्षिण कोरिया के उप विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के एक अधिकारी ने शिरकत की। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड पहुंचे। ज़ेलेंस्की को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान टैंक और अन्य हथियारों की आपूर्ति के लिए अन्य पश्चिमी देशों के साथ पोलैंड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुसीबत की इस घड़ी में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए ज़ेलेंस्की ने पोलैंड का आभार व्यक्त किया। मैं आपको शक्तिशाली रक्षा पैकेज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे सैनिकों को मजबूत करेगा और उनके जीवन की रक्षा करेगा। मैं समझता हूं कि इन्होंने सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लोगों और बच्चों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए इसी हफ्ते वे रूस जाएंगे। मेवलुत कैवेसोल्गू ने कहा कि काला सागर के माध्यम से अनाज और उर्वरक निर्यात के मुद्दों को हल करने के लिए अंकारा संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की आगे के हमलों के लिए युद्धरत देशों की तैयारियों के बारे में चिंतित है। उधर रूस की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिमी देशों ने रविवार को सेंट पीटर्सबर्ग में हुए विस्फोट में एक सैन्य ब्लॉगर की मौत पर चिंता नहीं व्यक्त की है। रूस ने इसे आतंकवाद की कार्रवाई बताया है। इस बीच यूक्रेन के टैंक कर्मियों ने ज़ैपोरोजिया में फायरिंग अभ्यास किया। और फ्रांस में सेवानिवृत्त होने की आयु ये सीमा 62 से 64 साल करने की विवादास्पद योजना पर कोई समझौता नहीं होने पाने के बाद फ्रांस के श्रमिक संघ के नेता और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के साथ हुई वार्ता से बाहर चले गए। फ्रांस की प्रमुख संघों के प्रमुख जनवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के 11वें दौर की योजना से ठीक एक दिन पहले बोन से मिले। बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद आर्क डी ट्रायम्फे स्मारक के शीर्ष पर संघवादियों द्वारा 64 इट्स नो शब्दों के साथ एक विशाल बैनर प्रदर्शित किया गया। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पोर्न स्टार को सीक्रेट पेमेंट देने के मामले में मैनहट्टन की अदालत में वो पेश हुए और सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर ने उन पर 34 आरोप लगाए। हालांकि ट्रंप ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। मामले की सुनवाई एक दिन में फिलहाल पूरी हो गई, लेकिन अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की गई है, जिसमें ट्रंप को फिर से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट का मानना है कि अगले साल दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जनवरी 2024 से ट्रंप का ट्रायल शुरू किया जा सकता है। ये इतिहास में पहली बार था जब अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति को अदालत में आपराधिक अभियुक्त के तौर पर पेश होना पड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान अश्लील फिल्मों के अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंहबंद रखने के लिए धन देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत पहुंचे। डेनियल्स को चुप रहने के लिए किए गए भुगतान को लेकर उन पर 34 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसे 34 फेलनी चार्जेस भी कहा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। 34 आरोप ट्रंप के खिलाफ कथित अनुचित व्यवहार के अलग अलग वाकये हैं, न कि 34 तरह के अपराध। मैंने जो एकमात्र अपराध किया है वह है निडर होकर अपने राष्ट्र को उन लोगों से बचाना जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। शुरुआत से ही डेमोक्रेट्स ने मेरे अभियान की जासूसी की, इसे याद रखें। डेनियल्स को चुपके से पैसे के भुगतान से संबंधित 3 मामलों में ट्रंप पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने अपने अपराधों को छिपाया या अधिक अपराध किए। स्टॉर्मी डेनियल्स को तब ट्रंप के अटॉर्नी जनरल रहे माइकल कोहेन ने भुगतान किया था। ट्रंप के खिलाफ औपचारिक आरोप में कहा गया है कि ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन ने इस भुगतान की एंट्री गलत तरीके से की है। 2017 में कोहेन को चेक दिया गया था और इसे कानूनी सेवा लेने के मद में बताया गया था। मैनहट्टन के अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने कहा कि ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपने आपराधिक आचरण को छिपाने के लिए बार बार अपने व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की। वहीं ट्रंप के वकीलों ने कहा कि ब्रैग ने एक राजनीतिक मामले को राजनीतिक सजा में तब्दील कर दिया। 34 false statements. अन्य अपराधों को छुपाने के लिए 34 झूठे बयान दिए गए। यह न्यूयॉर्क राज्य में घोर अपराध है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। हम गंभीर आपराधिक आचरण को सामान्य नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। Will not normalize serious criminal conduct. ट्रंप के मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर का समय जरूर तय कर दिया है, लेकिन अब इस तारीख पर बहस के समय प्रोसिक्यूटर्स को सभी सबूत पेश करने होंगे। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप अपने केस को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करा सकते हैं। ट्रंप पहले ही न्यायाधीश जुआन मर्चर के खिलाफ अविश्वास जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में ट्रंप की पार्टी से जुड़े एक आपराधिक टैक्स धोखाधड़ी के मामले में भी जुआन अध्यक्षता कर चुके हैं। डेनियल्स का कहना है कि साल 2016 की शुरुआत में उनका ट्रंप के साथ अफेयर था, हालांकि ट्रंप इस बात से इनकार करते रहे हैं। और ब्राजील के किंडरगार्टन प्री स्कूल में हुए हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई। बुधवार को सेंटा कैरिना के ब्लू मेनाऊ में नर्सरी स्कूल में यह हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक कुल्हाड़ी लेकर एक व्यक्ति प्राइवेट नर्सरी स्कूल में घुस गया और बच्चों पर हमला बोल दिया। 25 साल के हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमले में 4 बच्चे घायल भी हुए हैं। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि घायल सभी बच्चों की उम्र 3 साल से कम है। बचाव कर्मियों ने बताया कि हमले के समय इस स्कूल में करीब 40 बच्चे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर दीवार फांद कर अंदर आया और बच्चों पर हमला करने लगा। सेंटा कैटरीना राज्य के गवर्नर ने 3 दिन के शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की और दुख जताया है। नासा के चंद्र मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की गई है, जो अगले साल 10 दिन के मिशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। टीम की घोषणा ह्यूस्टन, टेक्सास में कार्यक्रम के दौरान की गई। टीम में 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल है, जिनमें एक महिला और एक अफ्रीकी अमरीकी शामिल है, और जिन्हें कभी चंद्र मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में नियुक्त किया गया था। रीड वाइसमैन कमांडर होंगे, जबकि विक्टर ग्लोवर मिशन के पायलट होंगे। क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरमी हैंसन मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे।
और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। दुनिया में अक्सर मौत की सजा देने पर बहस होती है और अब मलेशिया की संसद में गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य मौत की सजा को खत्म कर दिया गया है। मलेशिया में मौत की अनिवार्य सजा खत्म होने से अनेक सजा याफ्ता परिवारों में नई आस जगी है। मलेशिया में करीब 1300 लोगों को इस बदलाव से राहत मिलेगी। सिटी जबीदा मोहम्मद रशीद को बरसों से किसी ऐसे चमत्कार का इंतजार है जिससे सलाखों के पीछे मौत की सजा की कतार में खड़ा उनका बेटा वापस आ सके। उनकी आधी मुराद सोमवार को तब पूरी हो गई जब मलेशिया की संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर अनिवार्य मौत की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि देश में मौत की सजा पूरी तरह खत्म नहीं की गई है और कुछ अति गंभीर अपराधों में अब भी इसका विकल्प बना रहेगा। लेकिन गंभीर अपराधों में अनिवार्य रूप से दी जाने वाली मौत की सजा खत्म हो गई है। जबीदा मोहम्मद के बेटे रजाली को 23 साल पहले मौत की सजा सुनाई गई थी जब उसे ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। संसद का ये कदम जबीदा मोहम्मद की जिंदगी में उम्मीद के नए दरवाजे खोल दिए हैं। बूढ़ी आंखों में अपने बेटे का हंसता मुस्कुराता चेहरा एक बार फिर देखने की आस चमकने लगी है। मेरे खुदा, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद मेरे ऊपर गिर गया है। बेहद खुशी है, भले ही मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे का कितना समय बचा है। मैं आशा करती हूँ कि समय लंबा नहीं होगा। मलेशिया में जबीदा मोहम्मद अकेली नहीं है जिन्हें जेल में मौत की सजा की प्रतीक्षा कर रहे अपने किसी करीबी का इंतजार है। देश में ऐसे 1318 लोग मौत की सजा सुनाए जाने के बाद जेलों में बंद हैं। इनमें 842 ऐसे हैं जिनके अपील के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। ये ज्यादातर मामले नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े हैं। नए नियम के तहत अब अदालतों को अनिवार्य रूप से मौत की सजा नहीं देनी होगी। उनके पास 30 से 40 साल की कैद का विकल्प होगा। इसके अलावा कैद के साथ कम से कम 12 करोड़ की सजा भी देने का विकल्प होगा। अब तक नशीली दवाओं की तस्करी, देशद्रोह, अपहरण और आतंकवाद जैसे अपराधों में अदालतों के पास मौत की सजा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उम्र कैद को लेकर भी सुधार किया गया है। पहले उम्र कैद का अर्थ मौत तक जेल में रहना होता था, लेकिन अब उसे घटाकर 30 से 40 वर्ष तक कर दिया गया है। मृत्युदंड अभी भी बरकरार है, लेकिन अदालत को प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित सजा पर विचार करने की स्वतंत्रता है। जबीदा मोहम्मद के बेटे का भाग्य अब मलेशिया की अदालतों के हाथों में है। वो मौत की सजा को बरकरार रखती हैं या वैकल्पिक सजा को चुनती हैं। मलेशिया में फांसी पर 2018 से ही रोक लगा दी गई थी। एक आंकड़े के मुताबिक मौत की सजा का इंतजार कर रहे कैदियों में 500 से अधिक विदेशी नागरिक हैं। हाल के सालों में ज्यादा से ज्यादा देश मौत की सजा खत्म करने की ओर बढ़े हैं। 2022 के आखिर तक 111 देशों ने मृत्युदंड को पूरी तरह खत्म कर दिया था। 7 देश ऐसे हैं जहां सामान्य अपराध में मौत की सजा बंद की जा चुकी है और सिर्फ देशद्रोह या युद्ध अपराधों में ही ऐसी सजा का प्रावधान है। 24 देशों में मृत्युदंड को कानूनी रूप से खत्म नहीं किया गया है, लेकिन वहां व्यवहार में ये खत्म हो चुकी है। 53 देश अभी ऐसे हैं जहां मौत की सजा दी जाती है, जिनमें भारत भी शामिल है। तो मलेशिया में अब नहीं मुकर्रर होगी सजाए मौत। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।